जैसा कि मैंने न्यून मांग में बताया था, यानी कि अविस्फीतिक अंतराल जिसको बोलते हैं, न्यून मांग और अविस्फीतिक अंतराल एक ही है कि जब अर्थव्यवस्था के संतुलन स्तर से अगर मांग कम हो जाए तो वो न्यून मांग है। अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन में रह सकती है, मुश्किल है, क्योंकि जो चक्र होता है ना, जिसको अर्थव्यवस्था का व्यापार चक्र होता है, वो कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में प्रॉब्लम ये है, कभी भी एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा ज़्यादा हो सकता है और एग्रीगेट डिमांड कम हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड जब कम होता है तो वो होता है न्यून मांग, जिसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो आज हमें पढ़ना है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो तो क्या होगा। जब हमें संतुलन की स्थिति में जितना डिमांड चाहिए, यानी कि जितनी मांग होनी चाहिए, अगर सामूहिक मांग आवश्यक सामूहिक मांग से ज़्यादा होता है, मतलब जितनी पूर्ति है उससे ज़्यादा मांग है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अतिरेक मांग, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको दूसरे में अधिमांग या अधिक मांग, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या होता है, इससे क्या परेशानी होती है, इसके पीछे का क्या कारण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, चलिए आज की इस वीडियो में इसको समझते हैं डिटेल से। सबसे पहली बात तो है अतिरेक मांग। अतिरेक का मतलब होता है ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन की स्थिति में बनाए रखने की कोशिश होती है। अगर संतुलन की स्थिति तभी होती है जब अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में दोनों ही बराबर हो। किंतु एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग जितनी होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा हो जाए, उस स्थिति को हम अतिरेक या अधिक या अधिमांग, क्या अधिमांग के नाम से जानते हैं। एक्सेस डिमांड मतलब लोगों की मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है। अब मांग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास आय है, लोगों के पास पैसा है। आय इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा पूर्ति की मात्रा वो बढ़ रही है। तो इस स्थिति से धीरे धीरे क्या होता है ना, चीज़ों की तरफ, क्योंकि पूर्ति की तुलना में कभी भी अगर मांग ज़्यादा होती है, सामान सप्लाई कम हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसे आ जाता है वो अर्थव्यवस्था की जो संतुलन स्थिति से के दायरे से बाहर हो जाता है, अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर में चली जाती है। मतलब साफ है, अतिरिक्त मांग तब उत्पन्न होती है जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के स्तर से क्या होता जाता है, नॉर्मली बैलेंस होना चाहिए। जो बैलेंस होता है वो सही है, लेकिन अगर डिसबैलेंस होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है और इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त मांग के नाम से जानते हैं। ध्यान में ये रखना कि जब भी अर्थव्यवस्था में मांग ज़्यादा हो पूर्ति की तुलना में, क्योंकि हम अपने संपूर्ति उतनी ही कर रहे हैं जितनी मांग थी पहले। फॉर एग्जाम्पल समझिए, 100 मजदूर अवेलेबल है और मांग हो रही है 120 मजदूरों की, ठीक है। अर्थव्यवस्था में 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं और 120 मजदूरों की मांग हो रही है। भैया 100 मजदूर ही काम कर सकते हैं ना, क्योंकि है भाई आप 120 मजदूर होते हैं, 120 मजदूर कहाँ से लेके आओगे। तो ऐसे में अगर दिहाड़ी 500 रुपए की है तो मांग करने वाले कहते हैं भाई मेरे पास काम करने हो, तू मेरे पास काम करने हो, तो 500 रुपये कहता है नहीं तू मेरे पास काम करने आएगा तो मैं 520 रुपये दूंगा। वो कहता है नहीं मैं 530। धीरे धीरे दाम बढ़ने लगता है, मजदूरी दरें बढ़ने लगती है। उसी प्रकार से हम यूनिट की बात करते हैं, सामान जितना है उससे ज़्यादा खरीदने वाले आ गए, तो खरीदने वाले कहते हैं मुझे बेचो, ऐसे बेचने वाला क्या कहता है ज़्यादा रेट में बेचने लगेगा, चीज़ों के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इससे ही समस्या उत्पन्न होती है कि मतलब अतिरिक्त मांग अधिक मांग हमेशा अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या करती है, वृद्धि करती रही है, वृद्धि बढ़ती रहती है, ठीक है। क्या आप खुद सोचो ना कि बाजार में अगर 10 केजी आलू है और ख़रीदने वाले जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, 5 या 6 लोग, सबको 2-2 किलो चाहिए, 3-3 किलो चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है। ऐसे में चीज़ों, जब प्याज मार्केट में कम होता है 250-300 रुपये किलो हो जाता है, जब प्याज मार्केट में 20 या 30 रुपये किलो बिकता है, तो आप खुद सोचो ना, सप्लाई जब भी कम हो जाती है, यानी कि डिमांड जब बढ़ जाती है, सप्लाई के कंपेरिजन में ऑटोमेटिक चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब चीज़ों के दाम बढ़ने होते हैं तो वो एक निश्चित कीमत से दायरे में हो जाता है, तो वो होता है स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल यानी कि गैप एक ऐसी स्थिति को बताता है कि जितना होना चाहिए अगर उससे भी ज़्यादा पोजीशन हो जाए, उससे भी कि 100 वस्तुओं की मांग होनी चाहिए लेकिन मांग अगर 120 वस्तुओं की है तो यहाँ पर 20 जो है ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल। किसी भी अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल, जो कि बाद में क्या बोलते हैं, मुद्रा स्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुद्रा स्फीति बोलते हैं,
ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन। क्या होता है? इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं। ये इससे स्थिति होती है जब जितनी सामूहिक मांग वास्तव में है वो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। मतलब वास्तविक सामूहिक मांग जब पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक मांग से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बीच के अंतर को हम स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन स्फीतिक अंतराल के नाम से भी आ जाता है और जो है अधिक मांग के नाम से जाना जाता है। समझिए, ठीक है, ये है हमारा सामूहिक पूर्ति। ठीक है, ये है आय स्तर। क्या ये? आय स्तर। सामूहिक पूर्ति हो गई, और अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए इतनी मांग होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड। जब यहाँ पर पोजीशन होता है तो ये होता है हमारा पूर्ण रोजगार। क्या होता है? पूर्ण रोजगार, यानी कि मतलब जितना होना चाहिए उतना है। अब वास्तव में क्या हुआ ना, मांग यहाँ पर ना होकर मांग ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा है। ये वाला पॉइंट है AD1। आप खुद सोचो, पूर्ति जितनी होनी चाहिए उतना है, मतलब पूर्ति 100% है, पूर्ति को तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे में नया इक्वेशन जो है कहाँ पर, यहाँ होना चाहिए, यहाँ ना होके यहाँ हो जाता है। ये वाला पॉइंट, ये हो जाता है इक्विलिब्रियम, और ये हो गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसके बीच का जो गैप होता है, मतलब क्योंकि पूर्ति नहीं बढ़ा सकते, पूर्ति हमारे 100%। भाई अर्थव्यवस्था 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं, 120 मजदूर मांग करो, 20 मजदूर तुरंत रातों रात पैदा थोड़ा ना हो जाएंगे। ठीक है, समझाया? अब मार्केट में 100 किलो आलू है और 200 किलो की डिमांड हो रही है, तो 100 किलो कहाँ से उग जाएंगे? नया थोड़ा ना उग सकता है। तो पूर्ति की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा की मांग है तो उसके बीच में गैप आ जाता है, और इसी गैप को हम बोलते हैं क्या चीज़? अधिक मांग। क्या बोलते हैं? अधिक मांग। और इसको बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल के नाम से जानता है। और इसी स्फीतिक अंतराल को देखिए, यहाँ पर जो है मजदूरी दर ये निर्धारित हुआ, और चीज़ों के दाम यहाँ बढ़ जाएंगे, मतलब धीरे धीरे चीज़ों के दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, दाम बढ़ते बढ़ते अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हर चीज़ महंगा हो जाएगा, और आम पब्लिक के दायरे से वो बाहर हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। चीज़ों, लोगों की जो पैसे हैं, जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी वो अगर दाम बढ़ने से 150 रुपये की मिलनी, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था खराब होने लगती है। तो ये एक समस्या होती है। अब बात होती है, ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्या रीज़न है? रीज़न है कि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है। जब लोगों के पास पैसे होते हैं ना, वो खरीदारी करते हैं, डिमांड करने लगते हैं, और डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है, इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, सरकार जब अपने व्ययों को बढ़ाती है, सरकार के व्यय बढ़ने से निर्माण कार्य बढ़ता है, लोगों को इनकम मिलने लगती है, तब लोग मांग ज़्यादा करने लगते हैं। या फिर करों में कमी होती है, करों में कमी करने से लोगों के पास व्यय योग्य आय बढ़ जाती है, अब खर्चे बढ़ जाते हैं, उससे हीनत प्रबंधन के फलस्वरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, मुद्रा आपूर्ति मतलब व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो पैसों का या फिर सस्ते लोन का चलन बढ़ जाता है। साख का विस्तार होने से, विनियोग की मात्रा बढ़ने से, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होने से, लोग बचत कम कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि होना, ये कभी बहुत सारे कारण हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने लगती है, और इन सभी कारणों से अब स्फीतिक अंतराल यानी कि महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप बात करेंगे अतिरिक्त मांग का अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अतिरिक्त मांग संतुलन की स्थिति से क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर, मतलब यहाँ पर संतुलन हो चुका होता है, संतुलन की उससे ज़्यादा मांग होती है। जितनी मांग होनी चाहिए वो तो है, मांग उससे भी ज़्यादा है, मतलब उत्पादन हमारा 100% पे हो चुका है, रोजगार 100% लोगों को मिल चुका है। इसका मतलब होता है अतिरिक्त मांग का ना ही रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, ना ही उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब अपने 100% पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, और उससे ज़्यादा मांगे कि और जो, तो भविष्य में रोजगार उत्पादन की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उत्पादन रोजगार अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मांग और ज़्यादा होने लगती है, तो धीरे धीरे चीज़ों के दाम क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। मतलब साफ है, अतिरिक्त मांग स्फीतिक अंतराल का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रोजगार की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ना, दोनों ही अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुकी होती है। जब पूर्ण स्थिति की तुलना में मांग ज़्यादा होती है तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, और चीज़ों के दाम बढ़ने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक है, ये महंगाई को बढ़ाता है, बस इतना ही। अब बात यह है कि इसको कैसे दूर किया जाता है, अर्थव्यवस्था में इसको ठीक कैसे करेंगे। जिस प्रकार से न्यून मांग को ठीक करने के लिए 3 उपाय अपनाए जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही 3 उपाय है, और उसका ठीक उल्टा है।
राजकोषीय उपाय, इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और यह उपाय अपनाया जाता है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार की नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। पूरे मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी पॉलिसी, ये होता है केंद्रीय बैंक की नीति है, और केंद्रीय बैंक की नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। और ये बाकी अन्य उपाय जो अन्य तरीके से किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं। अब एक एक करके समझिए। सबसे पहले बात करते हैं राजकोषीय उपाय। सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति है जिसके द्वारा हम महंगाई की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्फीतिक अंतराल को कम कर सकते हैं। स्फीतिक अंतराल कम करने के लिए सबसे है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करना पड़ेगा। इससे लोगों की आय में कम होगी, लोगों की आय कम होगी तो सीधे वो मांग में कमी करें। हमें मांग को कम करना है, और मांग तभी कम होगा जब लोगों के पास पैसे कम होंगे। अब लोगों के पास पैसे कम होंगे, उसके लिए सरकार नीति बनाती है। सबसे पहले सरकार सार्वजनिक व्ययों में क्या करती है? कमी करती है। सार्वजनिक व्ययों में कमी करती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय कम होंगे तो निर्माण कार्य कम होंगे, लोग बस कम पैसे जाएंगे, कम पैसे होंगे तो मांग भी कम करेंगे। सरकार के द्वारा टैक्सेशन में करों को बढ़ाया जाएगा, करों में वृद्धि कर दी जाएगी, यानी कि आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा, लोगों के पास पैसे कम बचेंगे तो खर्च भी कम होगा। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋणों में क्या कर दी जाएगी? कमी कर देगी। सरकार ऋण कम लेंगी ताकि अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो कम होता हो और मांग में कमी आ जाए। सरकार बचत का बजट बनाएगी। सरकार जो पहले जो व्यय का बजट बनाती है, बचत, इससे होता है ना सरकार के जो व्यय, सरकार के व्यय कम हो जाएंगे, सरकार की प्राप्तियां बढ़ जाएंगी, और नए नए जो निर्माण कार्य होते हैं वो सब में कमी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से सरकार जो है मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल कर सकती है। अब सरकार के साथ साथ केंद्रीय बैंक में बीच में आती हैं। केंद्रीय बैंक भी अपने बहुत सारे उपाय अपनाती हैं। केंद्रीय बैंक के उपायों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या है? बैंक दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात, सांविधिक तरल, ये वही चीज़ें जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके डिटेल से। बस हमें ये पढ़ना है कि इन सब का उपाय जो है मुद्रास्फीति को अधिक मांग को कंट्रोल करने के लिए कैसे है। सरकार बैंक दर को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। बैंक दर को बढ़ा देती है, बढ़ाएगी। क्यों? बैंक दर के बढ़ने से लोन महंगा होगा, महंगा लोन लोग कम लेंगे, ऐसे में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। खुले बाजार की क्रियाओं में सरकार के द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा ताकि सरकारी बैंक या व्यापारिक बैंक वाला प्रतिभूतियों को खरीदे, उनका पैसा केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाए। नगद कोष अनुपात में CRR को बढ़ा दिया जाएगा, SLR को बढ़ा दिया जाएगा। इससे बैंकों के पास जो रिजर्व होता है वो रिजर्व जो है ज़्यादा हो जाएगा। रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो लोन कम दे पाएंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है। रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे भी व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से महंगा लोन मिलेगा और उनको महंगा लोन मिलेगा तो ये भी महंगा लोन बांटेंगे। और रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। ये सभी उपाय केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाएगा। किसके लिए? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। फिर है गुणात्मक। गुणात्मक के अंतर्गत सरकार और केंद्रीय बैंक ऋणों की सीमांत मार्जिन को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा देगी। मार्जिन बढ़ाने का मतलब ये होता है अब जो है आपको अपनी सिक्योरिटी पर कम लोन मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का मान लो कोई सिक्योरिटी जमा करते हैं, गोल्ड जमा करते हैं, अब आपको पहले 20% का लोन कम मिलता था, अब मार्जिन 25% यानी कि आपको पहले 80,000 का लोन मिलता था, अब मिलेगा 75,000। इससे लोन की मात्रा कम हो जाती है। साख की राशि को सीमित कर दिया जाएगा, यानी कि बैंकों की लोन देने की लिमिट को कम किया जाएगा। कई प्रकार के उपाय किया जाएगा। इसके अलावा कुछ उपाय और होते हैं, जैसे आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयात को बढ़ाने पर और निर्यात को घटाने पर जोर दिया जाएगा। आयात को बढ़ाया जाएगा ताकि सप्लाई बढ़े। ठीक है, सप्लाई बढ़े क्योंकि मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और सप्लाई बढ़ेगी, आयात कम जाएगा, तो इससे मजदूरी की नीति के अंतर्गत मजदूरी नीति के अंदर मजदूरी को कम किया जाएगा और उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जो मांग की तुलना में पूर्ति बढ़ सके और जो अवस्था आ रही है उसको कंट्रोल में किया जा सके। ये है तो पूरा कॉन्सेप्ट अतिरिक्त मांग का, अधिक मांग का, या फिर अधिक मांग कह सकते हैं, या फिर आप मुद्रास्फीति कह सकते हैं, या फिर स्फीतिक अंतराल कह सकते हैं, जैसा कि आप समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, समझिएगा। कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, पूछना जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। बाय।